देखो रिलेशन हम 11th क्लास में पहले पढ़ चुके हैं, पहले 2 क्लासेस हमने 11th में की हुई है इसकी। आज जो हम करने वाले हैं वो सिर्फ 12th का है, लेकिन मैं एक बार फिर से जो स्टार्टिंग का बेस है वो एक बार फिर से उसके बारे में पूरी बात कर लेते हैं कि आखिर रिलेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसमें कौन कौन से टर्म आने वाले हैं। ठीक है, तो वो सारी बातें जो भी हमने 11th में की थी वो अभी हम थोड़ी सी बात इसके बारे में कर लेते हैं, ताकि हमें जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है, जो 3 तरह के रिलेशन हमारे हैं, जो टाइप्स हैं इनके बारे में ढंग से हम सीख सकें। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अभी हम रिलेशन की डेफिनेशन भी लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो फर्स्ट हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? अरे जैसे आप नंबर्स लिखते हैं ना, 1,2, 2,3, जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं पेयर में लिखते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। पहले वाला क्या होता है, एब्सिसा होता है, दूसरा वाला क्या होता है, पॉइंट ऑर्डिनेट्स होता है। तो वही जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स को 2 डायमेंशन में लिखते थे, उसी को हम क्या बोल देते हैं, कंबाइंड फॉर्म में क्या बोल देते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो इस चैप्टर में लिखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो क्वेश्चंस कम होंगे, लेकिन लिखने के लिए जो नोट्स होगा वो काफ़ी बड़ा होगा। तो वो ज़रूर आप लिखते जाएं कि ताकि आपको समझने में या दोबारा जब कभी रिवाइज करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। An ordered pair consisting of two elements in a given fixed order. ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं 3,4, 5,9। तो ये सारे के सारे इनको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। पहले वाले को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और दूसरे वाले को क्या बोल देते हैं, ऑर्डिनेट्स बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर्ड पेयर। दूसरा इसमें जो नाम आएगा वो आएगा इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब ये क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर? तो कुल मिला के लिखा हुआ है इसमें, जो उसकी हेडिंग है उसी का मतलब है कि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर 2 होंगे, बस हमें उनको क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। तो उसी को हम क्या नाम देंगे, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। सपोज कर लेते हैं कि एक हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है A1B1 और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है A2B2। एक ऑर्डर्ड पेयर है A1B1 और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है A2B2। तो अब हमें इनको जो है इक्वेट कराना है। तो A1B1 का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो A2B2 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब जो उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो आपस में इक्वल होगा, और जो सेकेंड कोऑर्डिनेट है वो भी आपस में इक्वल होगा। जैसे हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट टू ऑर्डर्ड पेयर, और 2 ऑर्डर्ड पेयर क्या है, A1, B1 एंड A2, B2। ये हमने लेट कर लिया। अब इनको बोलना है कि ये इक्वल होंगे, आर सेट टू बी इक्वल। कब इक्वल होंगे, इफ जब इनके फर्स्ट वाले आपस में इक्वल हो, A1 इक्वल टू A2, और दूसरा भी आपस में इक्वल हो, मीन्स B1 इक्वल टू B2। यानी फर्स्ट वाले को फर्स्ट के इक्वल करा देना है। A1 B1 और A2 B2 कब इक्वल होंगे, जब A1 जो है वो A2 के इक्वल हो जाए और B1 जो है वो B2 के इक्वल हो जाए। क्लियर? तो बहुत इजी सी है प्रॉब्लम, इसमें भी ऐसे कुछ खास क्वेश्चन नहीं आने वाले। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई, ये जो है इक्वल है 5, 1 के। तो इसमें हमको x और y फाइंड आउट करना है। तो ये हमने 11th में इस टाइप के क्वेश्चंस किए हुए। क्या करेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू हमें पता चल गई, x माइनस वाई की वैल्यू पता चल गई।
x प्लस वाई 5 है और x माइनस वाई जो है वो 1 है, ऐड कर देंगे दोनों को तो 2x की वैल्यू 6 तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, और किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, x की वैल्यू 3 है तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 माइनस 3 तो 2 हो गया। तो ये आ गया हमारा आंसर x और y का। तो ये भी बहुत ईजी है। फिर इसमें एक और हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो वो भी आपको याद होगा, मैं याद दिला देता हूँ एक बार उसको भी, क्योंकि इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे। तो यहीं से हमारा जो है स्टार्ट होगा। तो इसको लिख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो हमने कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट कंसीडर कर लिए ए और बी, तो लिख लेते हैं लेट टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, और उनका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी का मतलब क्या हो गया, नॉन एम्प्टी सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, एम्प्टी नहीं होगा। तो टू नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। तो इनका जो अगर हम कहते हैं कि भाई ये दो सेट ए और बी हैं, तो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए और बी बिलोंग्स टू बी होना चाहिए। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, और इसको डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। यहाँ लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं ए कॉमा बी के, सच दैट, जिसमें ए जो है बिलोंग करेगा कैपिटल ए को एंड बी जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल बी को, इज कॉल्ड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, और इसको डिनोट करते किससे करते हैं, एंड इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, इसको ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर में, क्योंकि हमने कैपिटल में लेट किया है, तो इसको डिनोट किससे करते हैं, ए क्रॉस बी से। अब देखो, जैसे हमारे पास ए हमने लेट कर लिया है, ए में कुछ एलिमेंट है और वो है स्मॉल ए बी सी, और बी में कुछ हमने एलिमेंट लेट कर लिए हैं, उनके नाम है पी क्यू और आर। अब इनको हमारा जो है ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो ए क्रॉस बी निकालने का तरीका क्या होता है, पहले ए को सबके साथ लिख लो, फिर बी को सबके साथ लिख लो, और फिर सी को सबके साथ लिख लो। कैसे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा है, तो ए को पहले लिखेंगे तो ए के साथ पी ले लिया, ए के साथ क्यू ले लिया, और ए के साथ आर ले लिया, फिर बी के साथ ले लिया पी को, बी के साथ ले लिया क्यू को, और बी के साथ ले लिया आर को, सी के साथ ले लिया पी को, सी के साथ ले लिया क्यू को, और सी के साथ ले लिया आर को। कई बार ऐसे लिख लेते हैं और कई बार कुछ लोग ऐसे भी कर लेते हैं, जैसे आपने अभी रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था ना, डिट, उसमें मैट्रिक्स में, कि हमने यहाँ पर लिख लिया ए बी सी, ये ले लिया ए बी सी ऐसे, और इधर ले लिया, किसी को कहीं पर भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें ए और बी का लेना था, तो ये ए बी सी है, तो ए क्रॉस बी हमारा ये आया, तो पहले ए को लिखा और फिर बी को लिख लेते हैं, बी को हम यहाँ लिख लेते हैं, वो है पी क्यू आर। तो अब क्या क्या बनेंगे, ए के साथ पी को लोगे तो ए कॉमा पी बन जाएगा, फिर ए कॉमा क्यू बन जाएगा, फिर ए कॉमा आर बन जाएगा, फिर बी के साथ सबको ले लो तो बी कॉमा क्या बन जाएगा, पी, बी कॉमा क्या बनेगा, क्यू, और बी कॉमा आर, फिर इसी तरह सी कॉमा पी, सी कॉमा क्यू, और सी कॉमा आर, ऐसे भी लिख सकते हैं।
ठीक है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको याद होगा, इस टाइप से जो है कितने बन जाते हैं, इसमें 3 एलिमेंट है और इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो इसमें टोटल जो है वो कितने 9 एलिमेंट बनेंगे क्या, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये बन गए टोटल 9 एलिमेंट। तो अब बात समझ में आ गई होगी कि ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हमसे कहा जाए बी क्रॉस ए फाइंड आउट करो, तो ये भी बहुत इजी है, बी में पहले लिख लेंगे और फिर ए वाले को, बी क्रॉस ए निकालना है तो पहले बी को लिख लिया, बी के क्या है पी क्यू आर, बी के हैं पी क्यू और आर, और फिर उसके ए के लिख लेते हैं, उसके हैं ए बी सी, और फिर इनका जो है प्रोडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, पी कॉमा ए पी कॉमा बी पी कॉमा सी, पहले पी के साथ सारे लिख लिए, फिर क्यू के साथ क्यू कॉमा ए क्यू कॉमा बी और क्यू कॉमा सी, और फिर आर के साथ आर कॉमा ए आर कॉमा बी और आर कॉमा सी। यहीं पर हमको ए क्रॉस ए भी फाइंड आउट करना आना चाहिए, ए क्रॉस ए क्रॉस ए का मतलब क्या हुआ, ए बी सी का ही मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, ए बी सी के साथ, ये भी बहुत इजी है, क्या हो जाएगा, ए के साथ पहले सबको ले लेते हैं, ए कॉमा बी ए कॉमा सी, फिर बी के साथ बी कॉमा ए बी कॉमा बी बी कॉमा सी, और फिर सी के साथ सी कॉमा ए सी कॉमा बी और सी कॉमा सी। ठीक है, कई बार एक इसको ए स्क्वायर भी बोल देते हैं, कई बार हमसे ए क्यूब पूछा जाएगा कि ए क्यूब फाइंड आउट करो, तो ये आप ज़रूर इनको निकाल के देख लेंगे, बी स्क्वायर, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, यही दोनों केवल कर लेंगे, एक ये और एक ये। ए क्यूब में क्या होगा, एक बार और मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 डायमेंशन की जगह 3 डायमेंशन में पहुंच जाएगा, मतलब 3D में पहुंच जाएगा, 3 एलिमेंट आ जाएंगे, ए बी सी ऐसे करके बनते जाएंगे। ठीक है, बात क्लियर हो रही, कोई प्रॉब्लम इसमें यहाँ तक। चलिए, तो अब ये तो हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा, अब इसको हमने क्यों पढ़ा, इसका रिलेशन से क्या लेना देना है, तो वो अब हम देखते हैं, यहीं से हमारा मेन जो है चैप्टर स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी रिलेशन। ये सब हमने 11th में जो भी मैंने ऊपर बात की, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं, हमने इसकी डेफिनेशन भी वहाँ पर पढ़ी हुई थी, तो वो लिख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। रिलेशन की डेफिनेशन अगर मैं पहले बात करूं तो ये होगी कि जैसे हमारे पास ए गिवन है, एक सेट ए गिवन है और एक सेट बी गिवन है, तो हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आर जो है वो रिलेशन ए क्रॉस बी का जो है वो सबसेट होता है, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए क्रॉस बी अभी हमने निकाला हुआ था ऊपर, तो अगर मैं यहाँ पर आर करके सिर्फ 2 एलिमेंट लिख दूँ, ए कॉमा पी और ए कॉमा क्यू, और यहाँ लिख दूँ कि ये आर है, तो आर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए कॉमा पी और ए कॉमा क्यू, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये इसका रिलेशन हो गया। ठीक है, तो इसी का सबसेट होगा, मतलब जितने भी 9 एलिमेंट है उनमें से चाहे आप 2 ले लें, 3 ले लें, 10 ले लें, सॉरी 9 तक ही लेंगे, 10 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 9 ही है, तो 1 से 1 ले लें, 2 ले लें, 3 से लेके 9 तक हम कोई भी ले सकते हैं। तो आर जो होता है वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है, आपको बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, क्या होगी इसकी डेफिनेशन, हमने लेट कर लिए 2 सेट ए और बी, कैपिटल ए और बी 2 सेट लेट कर लिए, let capital A and capital B be 2 sets, then a relation capital R, then a relation capital R from set A to set B is a subset of A क्रॉस B। ठीक है, कैपिटल आर जो होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, इम्प्लाइज दैट, ऐसे लिख लेते हैं, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी निकालेंगे और उसमें से 2-4 एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए,
तो वो क्या बन जाएगा, आर रिलेशन बन जाएगा, उसको हम बोलेंगे ए रिलेटेड टू बी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं कह दूं कि इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, अगर मुझे ऐसे इसको डिफाइन करना हो कि आर कोई रिलेशन है, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, एंड इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ऐसे लिख लिया हमने, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देन हम इसको लिख सकते हैं ए रिलेटेड टू बी, ए आर बी, मतलब ए का रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ, ऐसे ए रिलेटेड टू बी। ठीक है, और इसको पढ़ेंगे क्या, रीड एज ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर, ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन। अब वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, मतलब वो रिलेशन हो सकता है कि ए और बी में हम, जैसे मैं कह दूं कि 1 और या 2, 2 ले लेते हैं, 2 और 4 है, तो ये 2 क्या है, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो हम कह देंगे कि ए जो है, ए का स्क्वायर जो है वो बी है, तो ए रिलेटेड टू बी है, तो 2 रिलेटेड टू क्या हो गया, 4, जिसमें जो बी वाला है वो स्क्वायर है ए का, तो ऐसे बोल सकते हैं इसको कि 2 रिलेटेड टू बी है। अगर ये रिलेटेड है तो बिलोंग्स टू, जैसे ये रिलेशन का आर हो जाएगा, अगर ये रिलेटेड नहीं है तो इसको हम क्या लिख देते हैं, नॉट रिलेटेड टू बी। नॉट रिलेटेड टू बी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए नॉट रिलेटेड टू बी रिप्रेजेंटेड बाय ए और आर करके उसको ऐसे कट कर देते हैं, और ये बोल देते हैं कि ए जो है वो नॉट रिलेटेड टू बी है, अगर हमें नॉट रिलेटेड टू लिखना है, और अगर रिलेटेड टू लिखना है तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमने वहाँ पर देखा हुआ था, अभी हमने देख लिया। हमें करना क्या होगा, सीधी बात अगर हम बात करें तो हमें ए गिवन होगा और बी गिवन होगा, हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, और ए क्रॉस बी निकालने के बाद उनमें से कोई भी एक या दो या चार हमने एलिमेंट, ये जो पेयर में है ऑर्डर्ड पेयर, इनको रख लिया, तो उनसे जो बनेगा वो हो जाएगा आर। बस ये है कंडीशन कि उसी ऑर्डर में होना चाहिए, जैसे ए कॉमा पी है तो ए कॉमा पी होना चाहिए, ये ना हो कि पी कॉमा ए लिखा हो, तो पी कॉमा ए लिखा होगा तो वो आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी तो होगा ही नहीं, वो तो बी क्रॉस ए हो गया, तो फिर वो रिलेशन नहीं होगा। जैसे अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आइडिया होगा, अभी तो हम सिर्फ छोटी छोटी बातें कर रहे हैं जो अभी हमने पिछली क्लास में सीखी हुई थी, उनको हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए रिलेटेड टू बी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए नॉट रिलेटेड टू बी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और रिलेशन की डेफिनेशन क्या है। क्लियर? ओके, तो अब इसमें अब एक और क्वेश्चन आता है कि भाई इसमें जो ए क्रॉस बी आया है, जैसे आपने सबसेट सुना होगा, सबसेट क्या होता है, यहाँ पर तो सबसेट का यूज हुआ ही है। सबसेट टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, अगर किसी सेट में n एलिमेंट दिए हैं तो नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर n होता है, बिल्कुल सही है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, हाँ बिल्कुल सही है। अगर हमने लेट कर लिया है कि ए में m एलिमेंट है और बी में n एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर देख लो, ए में कितने थे 3 एलिमेंट, बी में कितने थे 3 एलिमेंट, तो टोटल 9 एलिमेंट बने, तो इन 9 एलिमेंट का सबसेट क्या बनेगा, 2 की पावर 9, यानी 2 की पावर क्या हुआ 3 इंटू 3, यही तो हुआ। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर कि 2 की पावर mn हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन
फ्रॉम ए टू बी, और हमने क्या लेट किया है, लेट ए हैज m एलिमेंट, b हैज n एलिमेंट। a में m है और b में n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो है वो बन जाएगा 2 to the power mn। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, 2 to the power mn। 2 to the power mn क्यों बन गया, क्योंकि a क्रॉस b में, अगर हम बात करें कि भाई a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे, तो a क्रॉस b में टोटल mn एलिमेंट होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b mn। और नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला हमने सेट्स में पढ़ा था, और वो होता था 2 to the power n। अगर n एलिमेंट होते थे, n जो होता था वो नंबर ऑफ एलिमेंट होता था, ये हमने पढ़ा था सेट्स में पिछली क्लास में। तो उसी तरीके से ये भी है, बस यहाँ पर क्या हो गया, 2 to the power क्या हो गया, mn। अब बात क्लियर हो रही होगी कि ये 2 to the power mn क्यों बना। हमने क्या किया है यहाँ पर, पहले हमने एक ले लिया है, इस mn में से 2 to the power mn, आपको याद होगा एक सीरीज भी हमने पढ़ी थी, उसको भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि nc0 हो प्लस nc1 हो प्लस nc2 हो से लेकर ncn हो। ये हमने बाइनोमियल में एक सीरीज पढ़ी थी, उसका फॉर्मूला होता था 2 to the power n। ठीक है, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये हमने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा हुआ था, बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में। इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होते हैं, nc0 nc1 nc2, तो वही है ये 2 to the power, बस n की जगह पे क्या हो गया, यहाँ पर mn हो गया। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा mnc0 mnc1 प्लस mnc2 से लेकर mncn, और ये क्या बन जाएगा 2 to the power mn। मतलब mn में पहले 0 को सेलेक्ट किया, फिर mn में हमने 1 को सेलेक्ट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट mn है। ये है mn में जब हमने 0 को सेलेक्ट किया, टोटल में हमने क्या 0 सिलेक्शन किया हुआ है, ये 0 सिलेक्शन है। ये mn में हमने क्या किया, 1 सेलेक्ट किया हुआ, mn में 2 को सेलेक्ट किया, mn में mn को सेलेक्ट किया, यहाँ पर mn होना चाहिए, mnc mn। ठीक है, mn में हमने n नहीं, mn में mn को टोटल को सेलेक्ट करें तो बनेगा 2 to the power mn। mn में हमने mn को सेलेक्ट किया। ठीक है, तो 0 को लिया, फिर 1 को लिया, फिर 2 को लिया, फिर इस तरीके से mn को लिया। खैर हमारे मतलब का जो फॉर्मूला है वो वही है, कौन सा, कि 2 की पावर mn होता है। अब ये 2 की पावर mn कैसे होता है, ये हमने सबसेट में भी सीखा था और वहाँ पर भी सीखा था। 1 प्लस एक्स की होल पावर n में x की जगह पे 2 रख दी, x की जगह पे 1 रख दिया था, तो 1 प्लस एक्स में 1 प्लस 1 2 to the पावर n हो गया था। वहाँ पर हमने बाइनोमियल थ्योरम में ये सारी बातें की हुई है। ठीक है, अभी तो खैर हमारे मतलब का नहीं है, अभी हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि ये 2 to the पावर mn होता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद अब आता है डोमेन और रेंज क्या होते हैं, तो ये भी हमने फंक्शन में भी पढ़ा था और रिलेशन में भी, ये सारा हम रिवीजन अभी कर रहे हैं 11th क्लास में। अब हम लिख लेते हैं डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। तो देखो, अगर हमने कोई भी एक ए ले लिया है, कोई भी हमने डायरेक्ट इसको एग्जांपल से समझते हैं। ए हमने एक एलिमेंट लिया था, ए के एलिमेंट हम ले लेते हैं ए बी सी, और बी के एलिमेंट ले लेते हैं पी क्यू आर, जैसे हमने पीछे भी लिया हुआ था।
तो यहाँ से हमने ए क्रॉस बी निकाला था, तो ए क्रॉस बी क्या आया था हमारा, ये आ गया था ए कॉमा पी, ए कॉमा क्यू, ए कॉमा आर, बी कॉमा पी, बी कॉमा क्यू और बी कॉमा आर। सिमिलरली सी कॉमा पी, सी कॉमा क्यू और सी कॉमा आर। अब इसी में से अगर हम कह दें कि कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे हमने रिलेशन, कोई कह रहा है कि रिलेशन जो होता है इसका सबसेट होता है, तो हमने आर ये लेट कर लिया, इन्हीं में से कुछ एलिमेंट उठा लिए, जैसे ए कॉमा पी ले लिया, बी कॉमा क्यू ले लिया और सी कॉमा आर ले लिया। अब इसमें हमसे पूछा जाएगा कि ये जो रिलेशन आर तुमने लेट किया है, इसमें डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो डोमेन क्या होता है, तो बिल्कुल सही है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज, जो भी फर्स्ट एंट्रीज है उनमें जो पहले वाले हैं आर में, वो सारे के सारे डोमेन हो जाएंगे, यानी ए कॉमा बी कॉमा सी। और रेंज क्या हो जाएगी, जितने सेकेंड एंट्रीज वाले हैं, सेट ऑफ ऑल इन सेकेंड एंट्रीज। यानी कि क्या क्या हो जाएंगे, पी क्यू और आर। ठीक है, तो कोई भी रिलेशन दिया होगा तो उसमें हम ए, जो पहले वाले होंगे वो हो जाएंगे डोमेन, और जो दूसरे वाले दिखाई देंगे वो हो जाएंगे रेंज। कुछ भी नया नहीं है इसमें, ये भी हमने पहले कभी किया हुआ था। क्लियर। उसके बाद एक और आता है इनवर्स ऑफ रिलेशन, यहीं पर लिख लेते हैं इसके बारे में भी, ये यहीं पर अभी क्लियर हो जाएगा। इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, ये इनवर्स ऑफ रिलेशन मतलब आर इनवर्स से इसको डिनोट करते हैं, आर इनवर्स। तो देखो, जैसे हम डोमेन और रेंज देखते हैं ना, तो पहले वाले में आर में जो डोमेन है वो आर इनवर्स में रेंज बन जाता है, और जो डोमेन है वो रेंज बन जाए और जो रेंज है वो डोमेन बन जाए, मतलब दोनों को रिवर्स कर दो, ऑर्डर्ड पेयर पलट दो, तो फिर उसको हम क्या बोल देते हैं, आर इनवर्स। जैसे आर हमारे सामने यहाँ दिख रहा है, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है कि आर क्या है, ए कॉमा पी है, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, पी कॉमा ए। बी कॉमा क्यू है तो क्यू कॉमा बी, आर सी कॉमा आर है तो आर कॉमा सी। तो जब डोमेन रेंज बन जाए, डोमेन ऑफ आर जो है वो रेंज ऑफ आर इनवर्स हो जाए, और रेंज ऑफ आर जो है वो डोमेन ऑफ आर इनवर्स हो जाए, तो इस तरह के रिलेशन को हम इनवर्स ऑफ रिलेशन कह देते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन भी। इफ आर इज अ रिलेशन, जैसे डायरेक्ट तो हमें समझ में आ ही गया है, लिख लेते हैं इसके बारे में। आर इज अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, देन आर इनवर्स जो है, देन आर इनवर्स is a relation defined from, जैसे यहाँ पर ए टू बी है तो ये बी टू ए हो जाएगा, बस चेंज हो गया ना, जो डोमेन था वो रेंज बन गया, जो रेंज था वो डोमेन बन गया। वैसे यहाँ पर ठीक है, जैसे ऊपर दिया होता है ए कॉमा पी, बी कॉमा क्यू, सी कॉमा आर, वैसे ही यहाँ पर हो गया। यानी कि हम क्या लिख लें यहाँ पर कि जो डोमेन ऑफ आर है, जो डोमेन ऑफ आर है वो रेंज ऑफ क्या बन जाए, रेंज ऑफ आर इनवर्स बन जाए, और जो डोमेन रेंज ऑफ आर है, इसको लिख लेते हैं रेंज ऑफ आर है, वो डोमेन ऑफ आर इनवर्स बन जाए। ठीक है, तो इसी को हम बोल देते हैं इनवर्स रिलेशन। जैसे मान लीजिए हमने लेट कर लिया कि आर की वैल्यू जो है वो 1,2 है, 3,4 है, 5,6 है, तो आर इनवर्स क्या बन जाएगा, डोमेन रेंज बन जाए, रेंज डोमेन बन जाए, और 6, 5, तो बिल्कुल सही है, ये आ जाएगा आर इनवर्स। ठीक है, तो अब बात क्लियर हो गई होगी, डोमेन रेंज क्या होंगे, इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है।
ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें आइडिया होनी चाहिए थी, और अब हमने रिवाइज भी कर ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसमें कुछ और रिलेशंस हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। मेनली तो हमें 3 रिलेशन पढ़ने हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, लेकिन कुछ और भी रिलेशन है वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी टाइप्स ऑफ रिलेशन। और इसमें सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में वॉइड रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम पहला पढ़ेंगे वॉइड रिलेशन। वॉइड का दूसरा नाम क्या होगा? इसके कई सारे नाम हैं, नल, और इसका एक और नाम है एम्प्टी। ठीक है, 3 नामों से ये जाना जाता है, वॉइड रिलेशन, नल और एम्प्टी रिलेशन। तो ये 3 नाम इसके हो गए। तो जैसा कि नाम है, हमने नल मैट्रिक्स भी पढ़ा हुआ था। नल मैट्रिक्स में क्या होता था? सारे एलिमेंट 0 0 होते थे तो वो नल मैट्रिक्स हो जाता था। हमने वॉइड सेट भी पढ़ा हुआ, नल सेट, वॉइड सेट। एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? नल सेट। और उसको किससे रिप्रेजेंट करते थे? फाई से। तो वैसे ही यहाँ पर एक वॉइड रिलेशन है। तो वॉइड रिलेशन में क्या लिखेंगे, लिख लेते हैं इसके बारे में। लेट ए बी अ सेट, हमने कोई भी एक सेट ए, कैपिटल ए लेट किया हुआ है। देन जैसे वहां पर होता था आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, हमने ए ही लेट किया है सेट, तो ए क्रॉस ए हो जाएगा। तो ए क्रॉस ए निकालेंगे, और सबसेट ऑफ किसका होना चाहिए? फाई का, क्योंकि हम इसको फाई से डिनोट करते हैं। तो phi is a subset of A cross A, then this relation is called void relation, void, empty या फिर null, कुछ भी कह दो। मतलब हम A क्रॉस A निकालें और उसमें कुछ मिले ही ना हमको, तो वो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? void relation। इसका कोई एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल बताओ। चलो मैं पहले एक बताता हूँ, फिर अभी आप एक और सोच के बताएंगे। कैपिटल ए हमने लेट कर लिया है। लेट कैपिटल ए जो है, कोई एक रिलेशन हमको गिवन है 1 2, ये कैपिटल है, कोई एक एलिमेंट गिवन है 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसमें जो है रिलेशन जो है वो डिफाइंड है। डिफाइंड रिलेशन, जो रिलेशन डिफाइंड है वो कैपिटल आर इक्वल टू गिवन है करली ब्रैकेट में ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 12। ए माइनस बी की वैल्यू जो है वो 12 है। अब जरा इसमें सोचो कि पहले ए कॉमा बी का मतलब क्या है, और जब ए कॉमा बी आ जाए तो उनका डिफरेंस 12 होना चाहिए। तो क्या उनका डिफरेंस, कभी कोई ऐसे एलिमेंट हमको मिलने वाले हैं जिनका डिफरेंस 12 हो जाए? पहले हमको क्या करना पड़ेगा? ये तो आपको बात क्लियर ही है कि ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा। तो वो तो निकल आएंगे। टोटल कितने हैं? 5 एलिमेंट है, 5 5 से कितने बन जाएंगे? 25 बन जाएंगे। अरे भाई 1 2 3 4 और 5, और दूसरे में भी इसी तरीके से 1 2 3 4 5, और इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिलेशन आर मिलेगा। पहले तो हम ए क्रॉस ए ही ढूंढते हैं, तो ए क्रॉस ए हो गया 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3। अब ये सब मैं लिखूंगा नहीं, 5 कॉमा 1 5 कॉमा 5 तक पूरा आएगा। ये टोटल कितने बन जाएंगे? 25 बन जाएंगे। ये टोटल 25 बनेगा ना, 25 एलिमेंट्स, या 25 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे लिख देते हैं, एलिमेंट्स में लिख के 25 ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे। ये तो सारे लोग निकाले लेंगे सारे के सारे, ये 25 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे।
ठीक है, पहले 1 से स्टार्ट किया लिखना, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर 2 से स्टार्ट किया, फिर 3 से, फिर 4 से, और फिर 5 से। तो ये तो हमारे बन गए ए क्रॉस ए के। लेकिन उसमें कह रहा है उसमें से रिलेशन हमको कौन सा ढूंढना है, क्वेश्चन हमारा ये नहीं था। क्वेश्चन था कि उसमें से वो रिलेशन ए कॉमा बी ढूंढो जिनमें ए और बी का डिफरेंस 12 का हो। तो कोई ऐसे एलिमेंट है क्या जिनमें ए और ए माइनस बी करो या बी माइनस ए करो, वैसे तो इन्होंने ए माइनस बी ही बोला हुआ है। तो क्या ए माइनस बी का जो डिफरेंस है वो 12 आएगा क्या किसी में? तो फिर हम बोल देंगे कि हमने देखा कि भाई यहाँ पर कोई भी डिफरेंस जो है वो 12 का नहीं है। वी ऑब्जर्व ए माइनस बी नॉट इक्वल टू 12। और अगर ये फॉर एनी टू एलिमेंट, तो फिर इसका मतलब ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग ही नहीं करेगा आर को। तो इसका मतलब आर क्या हो गया, देन आर इज एम्प्टी सेट हो गया, बल्कि एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे यहाँ पर। एम्प्टी रिलेशन, नल रिलेशन और वॉइड रिलेशन। ठीक है, अब बात क्लियर हो गई कि नल का मतलब क्या हुआ, वॉइड का मतलब क्या हुआ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस तरीके की बातें क्लियर हो गई। एक और अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल हम और ले लें यहाँ पर, कि हमारे पास मान लिया ए जो है वो बॉयज़ स्कूल दिया हुआ है, और जो आर है वो कह रहा है ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। तो क्या ये आर जो होगा वो कौन सा रिलेशन होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि बॉयज़ स्कूल में गर्ल तो मिलेंगे नहीं, सिस्टर तो मिलने वाली नहीं। तो फिर इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, एम्प्टी रिलेशन। अब बात क्लियर हो रही। तो एम्प्टी रिलेशन बहुत इजी रिलेशन है। उसके बाद दूसरा जो है वो यूनिवर्सल रिलेशन है। जैसे आपने याद होगा, आपने यूनिवर्सल सेट पढ़ा था, उसी तरीके से मिलता जुलता यही है सेम, यूनिवर्सल रिलेशन। ये है यूनिवर्सल रिलेशन। अब ये यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, मेन तो हमारे तीन ही हैं जो हमारे बोर्ड लेवल में है। कौन कौन से? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन, तीन है हमारे उसमें। और इन्हीं से मिलके बन जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। लेकिन इनका भी नाम कहीं कहीं पर आएगा तो फिर हमें आइडिया होना चाहिए कि ये सारे हैं क्या। कि यूनिवर्सल रिलेशन, अगर हमसे कोई पूछ दे कि भाई यूनिवर्सल रिलेशन बताइए क्या होता है, तो हमें आइडिया होना चाहिए कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या है। तो देखो, जैसे यूनिवर्सल आपको याद होगा, यूनिवर्सल सेट आपको याद है क्या करते थे, ये हमारे पास ले लेते थे, ये यू बना देते थे यहाँ पर। तो ये सारे के सारे सारे एलिमेंट होते थे। वैसे ही यहाँ पर भी बिल्कुल वही है कि हमने कोई एक ए सेट ले लिया है, तो ए क्रॉस ए निकालेंगे। तो कोई ऐसा हो आर जिसमें सारे ही ले लिए गए हो, ए क्रॉस ए का कोई एलिमेंट छूटने वाला ही ना हो। या ए और बी दो ले लिए हैं, तो ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट ले लो, तो उस सारे एलिमेंट मिला के क्या बन जाएंगे, सारे एलिमेंट को लेंगे तो उस रिलेशन का एक स्पेशली नाम क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। क्योंकि हमने सारे ही एलिमेंट ले लिए ना, कोई बचा ही नहीं, तो फिर उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। तो लिख लेते हैं, इसकी भी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लेट कैपिटल ए बी अ सेट। एक कैपिटल ए हमने सेट ले लिया है, देन हम क्या करेंगे, ए क्रॉस ए निकालेंगे और उसका सबसेट जो होगा वो आर न लिख के मैं इसको फिर ए क्रॉस ए ही लिख देता हूँ। वैसे यहाँ पर आप आर भी लिख सकते हैं। तो इसी आर को हम क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। तो ए क्रॉस ए अगर हमने सारे ही के सारे ले लिए, कोई छोड़ा ही नहीं, तो फिर इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए। कैपिटल ए की बात हो रही है ना, कैपिटल ए हमने लिया है सेट, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। तो यूनिवर्सल रिलेशन
की डेफिनेशन समझ में आ गई क्या होगा यूनिवर्सल रिलेशन, कि जब कोई भी छूटने ही ना पाए, सारे के सारे हो जाए, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए is called universal relation if each element A if each element of A is related to every element of A। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। ए का क्या है, ए हमारे पास गिवन है, हमने ए क्रॉस ए निकाला, और ए क्रॉस ए निकालने के बाद जितने भी एलिमेंट बने उनका एक नया रिलेशन बना लिया, कोई भी एलिमेंट हमने छोड़ने दिया ही नहीं। जैसे अभी हमने ए क्रॉस बी निकाला था, ए और बी अलग अलग लेट किए थे, तो ए और बी हमने जो अलग अलग लेट किए थे, उनसे जो ए क्रॉस बी बना वो सारे एलिमेंट ले लिए, तो एक यूनिवर्सल रिलेशन बन गया। जैसे कि यूनिवर्सल सेट होता था, सेम वही यूनिवर्सल रिलेशन भी वही है, कुछ अलग नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे बड़ा रिलेशन कौन सा होगा, क्या इससे बड़ा कोई रिलेशन बन सकता है क्या यूनिवर्सल रिलेशन से बड़ा, और सबसे छोटा रिलेशन कौन सा होगा। हाँ, तो ये दो रिलेशन बन गए। छोटा रिलेशन जो एम्प्टी रिलेशन है, वॉइड रिलेशन है, और जो बड़ा रिलेशन है उसको हम क्या बोल देते हैं, तो ये लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट करके। जो स्मॉलेस्ट रिलेशन होगा, जो स्मॉलेस्ट रिलेशन होगा उसको हम क्या नाम देंगे, उस रिलेशन का नाम होगा वॉइड रिलेशन। और जो स्मॉलेस्ट के साथ जो लार्जेस्ट हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा, उससे बड़ा कोई नहीं मिलने वाला, उसका नाम हो जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, और इन्हीं दोनों को कंबाइंड फॉर्म में कई बार ये यूनिवर्सल को और एम्प्टी रिलेशन को कंबाइंड फॉर्म में ट्रिवियल रिलेशन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, ट्रिवियल रिलेशन। तो दूसरे नंबर पे हम यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रिवियल रिलेशन। कई बार इनको मिक्स फॉर्म में ट्रिवियल रिलेशन। ट्रिवियल रिलेशन क्या हो जाएगा, बोथ रिलेशन। कौन से बोथ, बोथ द void relation and universal relation। जो void relation है और जो universal relation है are called trivial relation। ठीक है, तो ट्रिवियल रिलेशन अगर हमसे पूछा जाए तो हम बोलेंगे कि भाई void रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को मिक्स फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशन। क्लियर हो रही बात, इसमें कोई प्रॉब्लम। चलिए, तो यहाँ तक होगी बात। एक रिलेशन और लिख लेते हैं, उसका नाम है आइडेंटिटी रिलेशन। तो नेक्स्ट नंबर पे आ जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। जी हाँ, ये दोनों ही जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएं, क्योंकि ये वॉइड और यूनिवर्सल की बात हो रही थी, तो ये दोनों एक साथ हो गए। अब हमने जो पढ़ा अभी यहाँ पर नंबर 1 पढ़ लिया वो एम्प्टी या नल रिलेशन, और दूसरा हमने पढ़ लिया यूनिवर्सल रिलेशन। ये सेकंड नंबर पे आ गया यूनिवर्सल रिलेशन। अब थर्ड नंबर पे हम ले लेते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा आ जाएगा
आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन के बताने के पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि ये आइडेंटिटी फंक्शन आपने पढ़ा था पिछली क्लास में। जब x और y की वैल्यू सेम मिलने लगे तो उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन, हमने रिलेशन एंड फंक्शन जो है 11th में भी थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा हुआ था, क्योंकि बेसिक आइडिया ही दिया जाता है 11th में, खास नहीं था उसमें, सारा कुछ इसी में रहने वाला है। तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी y इक्वल टू एक्स, याद है, y इक्वल टू एक्स रिलेशन या फंक्शन बोल दें इसको। तो y इक्वल टू एक्स में क्या होता है कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2, यानी x और y जो है वो दोनों क्या होने वाले हैं, सेम। अगर माइनस का है तो -1 तो -1। तो इस तरह के रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन बोल देते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोल देते हैं। जो हमने पढ़ा था y इक्वल टू एक्स, एक लाइन होती है ना y इक्वल टू एक्स, जो कि जिसका इंक्लिनेशन 45 डिग्री होता है ओरिजिन से, और ये हमेशा सेम वैल्यू देती है। x की वैल्यू 1 रखो तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 रखो तो y की वैल्यू 2। तो उसी तरीके से ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है, बस फंक्शन की जगह पे क्या आ गया, रिलेशन। इसमें भी वही होगा, जैसे अभी तक हम a कॉमा बी ले रहे थे, तो अब हम a कॉमा बी नहीं लेंगे, तो a कॉमा बी नहीं लेंगे तो क्या होगा, a कॉमा ए हो जाएगा। b की वैल्यू भी किसकी इक्वल हो जाएगी, a की इक्वल। तो जैसे आपको याद होगा, तो यहाँ पर हमने जैसे लिया था, तो आइडेंटिटी रिलेशन में अगर हम देखें यहाँ पर, तो जैसे अभी हमने यहाँ पर लिए a कॉमा ए क्रॉस बी किया था, तो अभी हमने ए क्रॉस ए बी कहीं पर किया हुआ, तो ये लिया हुआ है ए क्रॉस ए। तो देखो ये ए कॉमा ए मिला हमको, ये मिल रहा है हमको ए कॉमा ए, ये मिल रहा है बी कॉमा बी, और ये मिल रहा है सी कॉमा सी। तो ये तीनों जो है वो क्या हो जाएंगे, ये तीनों किसकी एग्जाम्पल हो जाएंगे, आइडेंटिटी रिलेशन के। मतलब जब x की वैल्यू रखने के बाद y की वैल्यू सेम मिलने लगे, तो इसका मतलब वो रिलेशन जो होगा वो आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। आइडेंटिटी फंक्शन भी आप जरूर ध्यान रखें, इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन y इक्वल टू एक्स। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। हम सब में लेट करते हैं ना, एक सेट एस, लेट अ सेट एस, लेट कैपिटल ए बी अ सेट, लेट कैपिटल ए बी अ सेट, देन द रिलेशन, और रिलेशन जो है वो हम आई से डिनोट करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन को, आई और ए। आई ए का मतलब है, आई तो आइडेंटिटी रिलेशन हो गया, और ए के बारे में बात हो रही थी इसलिए इसको आई ए नाम दे दिया, और ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। आपको याद होगा रिलेशन की डेफिनेशन में भी आपने पढ़ा था कि ए कॉमा बी हो, ए बिलोंग्स टू ए हो, और बी बिलोंग्स टू बी हो। स्टार्टिंग में भी हमने रिलेशन की डेफिनेशन लिखी थी, तो वहाँ पर ये लिखा हुआ था कि ए बिलोंग्स टू ए हो और बी बिलोंग्स टू बी हो। तो हम इसको बोलते हैं ना, ये ऊपर अभी हमने लिखा हुआ था। तो वही यहाँ पर जो है, पीछे भी नीचे भी यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो जाएगा, ए कॉमा ए लिया हमने, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए ले लिया, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए कॉमा ए, और स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ऑन कैपिटल ए is called the identity relation। मतलब मोटी मोटी अगर आप बात समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। आइडेंटिटी रिलेशन होता है जब x की वैल्यू रखने पे y की वही सेम वैल्यू मिल जाए, 1,1 मिल जाए, 2,2 मिल जाए, 3,3 मिल जाए, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर। एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, या इसकी एक और डेफिनेशन यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरीके से। अब आइडेंटिटी रिलेशन और एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, इन दोनों में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। तो इसकी एक डेफिनेशन और लिख लेते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की भी बिल्कुल ऐसी डेफिनेशन होगी जो ये दूसरी मैं लिखने जा रहा हूँ। लिख लेते हैं, अ रिलेशन आई ए
on capital A is called identity relation. If every element of capital A, if every element of capital A is related to itself, is related to, और इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, is related to itself only. ये itself only और सिर्फ itself, यही दोनों में चेंजेस होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है itself only लिखा हुआ है। itself only का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा रिलेशन होगा जो सिर्फ उसी से उसी का होगा। जैसे 1 2 3 है तो 1 का 1 से है, 2 का 2 से है और 3 का 3 से है, तो फिर इसको बोलेंगे रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। और जब ओनली हट जाएगा तो फिर वो जो है डेफिनेशन जो है वो आइडेंटिटी रिलेशन की बनने लगेगी। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या होगा, एक रिलेशन आई ए को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। अगर एवरी एलिमेंट ए का जो रिलेटेड होगा अपने खुद के एलिमेंट से, जैसे 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। अगर एक एग्जांपल आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हमने ए को 1 2 3 लेट किया हुआ है तो एक रिलेशन हमारे पास है, देन द रिलेशन, और एक रिलेशन हमने आर इक्वल टू लेट किया हुआ है, या आर ना लेट करके अगर हम आई ए बोल रहे हैं तो हमने आई ए लेट किया हुआ है 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 और 3 कॉमा 3। तो ये जो है ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा, ये 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 और 3 कॉमा 3, एक्स की वैल्यू रखने पे वाई की वैल्यू सेम, एक्स की वैल्यू रखने पे वाई की वैल्यू सेम। तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, इज द आइडेंटिटी रिलेशन। ये जो है वो आइडेंटिटी रिलेशन है। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आ रही है? अभी प्रॉब्लम आएगी जब रिफ्लेक्सिव भी आ जाएगा तो थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन इसमें रहेगा। रिफ्लेक्सिव में, आइडेंटिटी में, हमें आइडेंटिटी को अच्छे से भी समझना है कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, और वो बहुत ईजी है। क्या करना है कि जब x की वैल्यू रखने पे y की वैल्यू सेम मिलेगी तो वो आइडेंटिटी हो जाएगा। ये 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3। अब अगर हमसे कोई पूछे भाई कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, तो दूसरी हेडिंग लिख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, ये कौन सा नंबर था, थर्ड। तो अब हो गया हमारा फोर्थ नंबर पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहीं से हमारा मेन जो है वो 12th का स्टार्ट होता है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन जो होते हैं वो 3 होते हैं। इन्हीं तीनों में पूरा चैप्टर है 12th क्लास का। रिलेशन बहुत छोटा सा पार्ट है और ये जेई में तो पूछा भी बहुत कम जाता है, रेयर केस में ही आता है। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन बहुत पूछा जाता है, जेई वालों का फेवरेट है। लेकिन रिलेशन से रेयर केस में पूछा गया है। रिलेशन से बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इसका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, रिलेशन एंड फंक्शन का। ठीक है, तो ये रिलेशन बहुत छोटा सा पार्ट है, तो लिख लेते हैं इसका दूसरे का नाम क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब जैसा कि नाम ही इसका रिफ्लेक्शन से लिया गया है, जैसे आपको याद होगा रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, उसमें हमने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी में कि रो कॉलम में चेंज हो जाती है, कॉलम रो में, कुछ ऐसा ही रिफ्लेक्शन का यूज़ इसमें भी किया गया है। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो क्या होता है, तो जैसे अभी हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी थी कि कोई भी कैपिटल आर एक रिलेशन होगा, ए कैपिटल ए जो है वो एक रिलेशन है, तो आई ए को हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं
जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ओनली का मतलब था कि सिर्फ उसी का उसी से होगा, लेकिन यहाँ पर ओनली शब्द जो है वो ओनली जो है वो हट जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। तो ओनली का मतलब है कि हमने वन को वन के साथ लिया है, टू को टू के साथ, थ्री के साथ, लेकिन अब ये भी हो सकता है कि वन को टू के साथ ले लो और वन को थ्री के साथ ले लो, टू को थ्री के साथ ले लो, तो ये भी जब आ जाएंगे साथ में तो वो रिलेशन जो होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। पहला डेफिनेशन लिख लेते हैं, तब आपको थोड़ा आइडिया होगा। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं क्या है। A relation capital R on set A, और इसमें थ्योरिकल पार्ट काफ़ी ज़्यादा है रिलेशन में, तो आप बिल्कुल इसका अच्छे से लिखें और नोट्स बनाएं, और फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर पूछें। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग ईजी है, ऐसा नहीं है, बस आपको डेफिनेशन का आइडिया हो और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिनमें कन्फ्यूज़न होता है वो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, तो उसको आप ज़रूर अच्छे से देखें और करें क्वेश्चंस। अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर पूछें। ठीक है, तो अ रिलेशन कैपिटल आर on set A is said to be reflexive if every element of A if every element of A is related to itself। अब यहाँ पर क्या है, रिलेटेड टू itself। अब यहाँ पर itself ओनली नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आएगा itself। वहाँ पर आया था itself ओनली, मतलब उसी का उसी के साथ होगा। यहाँ पर सिर्फ आया है itself, मतलब उसका उसके साथ तो होगा ही होगा, अगर अलग भी कोई बनते हैं तो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं, तो डेफिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं इसकी, फिर बारे में बात करते हैं इसके क्या है। आर जो है, अगर कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, आर इज रिफ्लेक्सिव ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब ए कॉमा ए जो था वो तो आइडेंटिटी तो था ही, आइडेंटिटी तो होना ही चाहिए, प्लस अगर अलग भी आ जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा इसके बारे में, रिफ्लेक्सिव के बारे में। हमने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पर, ए इक्वल टू हमने ले लिया कोई 1 2 3 का कोई एक सेट ले लिया, 1 2 3 बी ए सेट, और आर हमने कोई एक रिलेशन एज्यूम कर लिया 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 1 कॉमा 3 और 2 कॉमा 1, ये ले लिया। अब ये जो है, क्या ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है? तो हम बोलेंगे यस, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? एक तो आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी है, आइडेंटिटी वाला कोई छूटना नहीं चाहिए। और अगर उसमें कुछ अलग भी एलिमेंट आ जाते हैं, जैसे 1 2 3 है, ये लिखा था ना इटसेल्फ ओनली, तो यहाँ पर 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 2 3 में कोई और भी अगर आ गए, जैसे 1 के साथ 2 ले लिया, या 1 के साथ 3 ले लिया, या 2 के साथ 3 ले लिया, ठीक है, तो उनको भी अगर आपने कंसीडर किया हुआ है तो भी ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव ही होगा। मतलब उसके साथ तो रिलेशन होना चाहिए, अगर अलग वाले एलिमेंट के साथ भी होता है तो भी हम उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही बोलेंगे। मतलब आइडेंटिटी रिलेशन भी क्या हो सकता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है, लेकिन हम बोलेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो कभी भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। मे और मे नॉट भी कह सकते हैं कि मे और मे नॉट भी आइडेंटिटी रिलेशन। अभी हम इसको लिख लेंगे, तो ये बात क्लियर हो रही है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। आइडेंटिटी में क्या है, आइडेंटिटी तो रिफ्लेक्सिव में होना ही होना है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 कॉमा 1 आ रहा है, 2 कॉमा 2 आ रहा है, ये तीनों तो आने ही चाहिए भाई। इसका ए क्रॉस ए अगर आप निकालने बैठेंगे तो क्या क्या मिलेगा आपको, ए क्रॉस ए आप निकालोगे तो 1 कॉमा 1 मिलेगा, 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 2 कॉमा 1 2 कॉमा 2, अभी हमने सीखा ना ये 2 कॉमा 3, और फिर 3 1 3 2 और 3 3,
ये तो पूरे के पूरे क्या मिले, ए क्रॉस ए के मिल गए हमको। अब इन्हीं में से कुछ उठा लिया गया यहाँ पर, क्योंकि सबसेट होता है ना, रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। तो इन्होंने क्या किया, 1,1 को उठा लिया, 2,2 को उठा लिया, और 3,3 को उठा लिया, और साथ में 1,3 को उठा लिया, और 2,1 को उठा लिया। तो ये 5 एलिमेंट इन्होंने उठा लिए। तो अगर सिर्फ ये 3 उठाते, 1,1,2,2 और 3,3, तो ये हो जाता आइडेंटिटी रिलेशन, क्योंकि उसमें लिखा था इटसेल्फ ओनली, सिर्फ वही उसी का उसी के साथ होना चाहिए। ये कह रहा है कि उनका उनके साथ तो चलेगा ही चलेगा, अगर अलग के साथ भी हो गया तो भी इसको हम एक नया नाम दे देंगे कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो आपको नाम से आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो अब बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से आपको कि ये रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है। ये जो रिलेशन है ये कौन सा रिलेशन है, इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और भी अभी हम क्वेश्चन करेंगे इनके, अभी तो हम सिर्फ डेफिनेशन इनकी पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप इसको जरूर लिख लेंगे। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी जो है आइडेंटिटी रिलेशन है, जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है वो सारे के सारे रिफ्लेक्सिव होंगे। ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, बट या हाउएवर लिख लेते हैं, हाउएवर रिफ्लेक्सिव रिलेशन may or may not be identity। ठीक है, जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है वो सारे के सारे रिफ्लेक्सिव तो होंगे ही होंगे, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने रिफ्लेक्सिव हो वो सारे के सारे आइडेंटिटी हो। वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इसका आइडिया होना आपको ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जांपल लेता हूँ, आप इसका जैसे बताएं। जैसे हमने ये जो एग्जांपल ऊपर लिया था उसी से रिलेटेड हम एक और ले लेते हैं एग्जांपल। ये हमने ए जो लिया हुआ है ये 1 2 3 है। अब हमने एक आर, ये आपको बताना है कि ये जो आर है इसके बारे में बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। 1,1 1,1 3,3 2,1, ये 2,1 है। 1,1 3,3 2,1 3,2, इसको बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं। बताओ, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा कि नहीं होगा। तो अगर पूछा जाए कि भाई क्यों ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, तो उसका रीज़न, तो बिल्कुल सही है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए आइडेंटिटी होना ज़रूरी है। यहाँ पर जो हमने ए क्रॉस ए निकाला था उसमें 1,1 2,2 और 3,3 का होना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि ये जो है नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा, उसका रीज़न ये है कि 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए को, लेकिन 2,2 जो है वो आर में नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है तो मुझे 2,2 इसमें लाना पड़ेगा। तो अब बात समझ में आ गई होगी आपको कि रिफ्लेक्सिव कब होगा और आइडेंटिटी कब होगा। अगर मैं इसमें 1,1 2,2 और 3,3 सिर्फ लिख देता हूँ तो फिर ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आइडेंटिटी हो जाएगा। बिल्कुल सही है।
अच्छा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। पैरेलल का एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। लेट कैपिटल एल बी द सेट ऑफ let capital L be the set of let capital L be the set of all lines in a plane. Then the relation R on L defined by L1, L2 belongs to R। और इस L1 और L2 belongs to R का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि L1 is parallel to L2, L1 is parallel to L2, parallel to L2, L1 जो है वो पैरेलल टू L2 है। तो अब आपको ये बताना है कि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो उसका रीज़न क्या होगा, मैं बता देता हूँ इसको कि L1 जो है वो पैरेलल टू L2 है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्यों होगा, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि L1 अगर पैरेलल टू L2 है तो इसका मतलब हमने सीखा था कि भाई वो आइडेंटिटी होना चाहिए। तो आइडेंटिटी में क्या L1 खुद अपने पैरेलल है क्या? तो कोई भी लाइन जो होगी, कोई भी लाइन जो होती है वो पैरेलल होती है अपने खुद के। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ पर कि पैरेलल टू L2 इज रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव होगा? क्योंकि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। कोई भी लाइन अपने खुद के पैरेलल तो होगी। और L1 जो है वो L2, दोनों का रिलेशन क्या है कि L1 जो है वो पैरेलल टू L2 है, तो L1 और L2 तो आ ही गए उसमें, और L1 L1 भी आ गया, या L2 L2 भी आ गया। तो आइडेंटिटी भी हो गया, और साथ में उसके साथ जो रिफ्लेक्सिव वाला था L1 L2 वो भी आ गया। तो इसका मतलब आइडेंटिटी भी हो गया और उसके साथ रिफ्लेक्सिव का भी हो गया। तो हम उसको पूरे को क्या बोल सकते हैं कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, अभी और क्वेश्चंस करेंगे इसके, पहले थोड़ी थोड़ी सी डेफिनेशन इनकी सबकी देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन नेक्स्ट नंबर पे आ जाएगा, 5 नंबर पे सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, तो सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बता देता हूँ मैं अब, कि कोई भी रिलेशन R जो है वो सिमेट्रिक कब होगा, जब A का रिलेशन जो है वो B के साथ हो, सेम B का रिलेशन भी A के साथ हो, और A और B दोनों जो है वो बिलोंग कर रहे हो कैपिटल A सेट में। तो अगर A रिलेटेड टू B है तो B रिलेटेड टू A होना चाहिए। तो फिर इसको हम क्या बोल देते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे अभी ताज़ा ताज़ा सा एग्जांपल जो है वो पैरेलल का है। तो अगर L1 पैरेलल टू L2 है तो क्या L2 भी L1 के पैरेलल होगी? अगर A का रिलेशन B के साथ है
तो बी का रिलेशन भी ए के साथ होना चाहिए वही सेम, तो उसको हम क्या बोल देंगे कि ये जो है सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। तो अगर L1 पैरेलल टू L2 है तो L2 भी पैरेलल क्या होगी L1 के, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया सिमेट्रिक। या परपेंडिकुलर का देख लो, जी हाँ जी हाँ, ओके। तो लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। A relation capital R on set, a relation capital R a relation capital R on set A is said to be symmetric if and only if A comma B belongs to अगर R है, which implies that B comma A भी R को belong करना चाहिए for all A comma B belongs to A। ठीक है, अगर A related to B है which implies B related to A होना चाहिए, तो इनको हम क्या बोल देंगे कि ये रिलेशन जो है वो कौन सा रिलेशन हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अगर L1 जो है वो परपेंडिकुलर टू L2 है तो L2 भी परपेंडिकुलर क्या होगी L1 के, तो फिर इसको हम क्या बोल देंगे, इस रिलेशन को हम क्या बोल देते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अगर हम एग्जांपल लिखना चाहें इसका तो ऐसे लिख सकते हैं कि हमने जो है कुछ परपेंडिकुलर लाइन का या पैरेलल लाइन का जो भी आप बोल दो कि L1 जो है वो पैरेलल टू L2 है। जैसे अभी हमने ये एग्जांपल लिया तो ऊपर इसी को देख लेते हैं कि L1 जो है वो पैरेलल टू L2 था, तो L1 L2 बिलोंग्स टू R था, और R जो रिलेशन था वो पैरेलल का रिलेशन है या फिर परपेंडिकुलर का जो भी बोल दो। तो अगर L1 जो है वो पैरेलल टू L2 है तो क्या हम बोल सकते हैं कि L2 भी L1 के पैरेलल होगी। अगर ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है और अगर ये दोनों पैरेलल है तो L1 अगर L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगी। तो इसका मतलब A रिलेटेड टू B हुआ तो B रिलेटेड टू भी A हो गया, तो इसका मतलब इस रिलेशन को हम क्या बोल देते हैं R सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये चाहे पैरेलल की बात करो या फिर यहीं पर लिख लेना परपेंडिकुलर की बात करो, परपेंडिकुलर में भी यही होगा। क्या होगा कि अगर L1 जो है ये L1 हो गई और ये L2 हो गई तो L1 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर है, तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन हो जाएगा ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लियर हो रही है बात? उसके बाद बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी 5 के बाद 6 नंबर में ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव भी बहुत इजी, इसकी डेफिनेशन में क्या होगा कि अगर ए जो है रिलेट कर रहा है बी से और बी रिलेट कर रहा है सी से, तो फिर ए का रिलेशन भी सी के साथ होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन एक और हो जाता है, वो मैं यहाँ पर इंडिकेट कर देता हूँ, आप ज़रूर इसका ध्यान रखें कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है तो फिर ए का रिलेशन ही सी के साथ होना चाहिए, सी को ए के साथ नहीं बोलेंगे। लिख लेते हैं यहाँ पर इसकी भी डेफिनेशन। लेट कैपिटल ए बी एनी सेट, हमने बी कैपिटल ए जो है कोई एक सेट ले लिया हुआ है। लेट कैपिटल बी एनी सेट a relation R on A
is said to be transitive relation. If and only if, क्या लिखेंगे यहाँ पर कि अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू R है और b कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है R को, विच इम्प्लाइज दैट a कॉमा सी भी R को बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू कैपिटल A। ठीक है, अगर A जो है वो B को बिलोंग कर रहा है और B जो है वो C को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि A जो है वो C को बिलोंग करना चाहिए। A जो है वो B को बिलोंग करे, B जो है वो C को बिलोंग करे, तो A जो है वो भी C को ही बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखें कि A रिलेटेड टू C होना चाहिए, ना कि C रिलेटेड टू A। बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यही है कि अगर A रिलेटेड टू B है एंड B रिलेटेड टू C है, B रिलेटेड टू C है, विच इम्प्लाइज दैट A रिलेटेड टू C होना चाहिए फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू A। यहाँ पर A रिलेटेड टू C होना चाहिए, ना कि C रिलेटेड टू A। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि C रिलेटेड टू A आपने कर दिया तो वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे पैरेलल वाला जो एग्जाम्पल था वहां पर हम देख लेते हैं। पैरेलल वाले एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा कि अगर L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R है और जो R है वो पैरेलल का रिलेशन है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई L1 रिलेटेड टू L2 है, L2 रिलेटेड टू L3 है। तो क्या इन दोनों से हम बोल सकते हैं कि L1 भी रिलेटेड टू L3 होगा? अगर ये हमारे पास L1 है, ये हमारे पास L2 है और ये हमारे पास L3 है, तो L1 जो है वो पैरेलल है L2 के, L2 जो है वो पैरेलल है L3 के, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि L1 भी L3 के पैरेलल होगी? तो ये जो एग्जाम्पल हो जाएगा, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, इसका क्वेश्चन बिल्कुल बन के ऐसे ही मिलने वाला है कि वो बोल देंगे कि ये सेट है, L जो है वो सेट है ऑल स्ट्रेट लाइन का जो कि प्लेन में है, और R जो है वो रिलेशन है पैरेलल का। तो आपको बताना है कि L1 और L2 और L3 में क्या है, ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो L1 पैरेलल टू L2 है, तो L2 भी पैरेलल टू L1 है। तो L1 L2, अभी हमने पैरेलल वाले केसेस में देखा कि ये जो था वो क्या था, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी था, वो रिलेशन सिमेट्रिक भी था, और वो रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव भी यहाँ पर हो गया। तो यानी पैरेलल का रिलेशन जो है वो एक ऐसा रिलेशन है जिसमें तीनों ही फिट है। ऐसे ही सेम एक रिलेशन होता है कॉन्ग्रुएंसी का। एक और एग्जांपल आप यहाँ पर जरूर ऐड कर लेंगे कॉन्ग्रुएंसी का। द रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंट टू on the set T for all triangle in a plane is, क्या बोल सकते हैं इसमें, ये कौन सा रिलेशन होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। क्यों ट्रांजिटिव रिलेशन होगा? क्यों ट्रांजिटिव रिलेशन होगा बताओ भाई। क्योंकि अगर हमने मान लिया कि ABC एक ट्रायंगल है,
ये ट्रायंगल T1 हो गया ये। हाँ, तो हम क्या कह सकते हैं कि T1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है T2 के, T2 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है T3 के, T2 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है T3 के, विच इम्प्लाइज दैट T1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, T3 के। तो इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक भी हो सकता है? हाँ, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, ये सिमेट्रिक भी हो सकता है। बिल्कुल सही है, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव वो खुद अपने खुद के कॉन्ग्रुएंट तो है ही, और अगर सिमेट्रिक होगा तो अगर T1 का रिलेशन T2 से है तो T2 का रिलेशन भी T1 से है, T1 अगर T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 भी T1 के कॉन्ग्रुएंट है, तो सिमेट्रिक हो गया। और T1 T2 T3 में ये फिट हो गया तो ये हो गया ट्रांजिटिव। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब इन्हीं तीनों को मिक्स करके इनका एक और नाम दे दिया गया कि भाई अगर ये तीनों किसी में हो तो उसको हम नाम दे देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो एक और लिख लेते हैं, उसका नाम हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। 7 नंबर पे आ जाएगा ये। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में अलग अलग नहीं पूछते, कह देते हैं चेक करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए किसी भी रिलेशन को तीनों होने बहुत ज़रूरी है। वो रिलेशन एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो लिख लेंगे इसकी भी डेफिनेशन, एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। A relation, if a relation is reflexive, एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव, then it is said to be इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको हम क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन आता है कि चेक करो कि ये इक्विवेलेंस है कि नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उनका रिफ्लेक्सिव चेक करना पड़ेगा, फिर उनका सिमेट्रिक चेक करना पड़ेगा, और फिर उनका ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा। अगर ये हमने तीनों चेक कर लिए तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो है, अगर ये तीनों हैं तो इसका मतलब है कि ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। पैरेलल वाला जो एग्जांपल है वो हम बोल सकते हैं कि जो पैरेलल वाला एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन का। जो कॉन्ग्रुएंट वाला एग्जांपल है वो भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन का। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है, इसमें ये तीनों जो है, यही तीन हमारे मेन इम्पॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। क्योंकि चौथा जो ये इक्विवेलेंस है, तो ये तो तीनों को जब इकट्ठा कर देंगे तो ये बन जाता है। तो तीन हमारे बोर्ड लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में बहुत रेयर केस में पूछा जाता है और बहुत ईजी है, निकाल सकते हैं आप। तो अगले टर्न पे हम इसके कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। आपकी ड्यूटी यही है कि एनसीईआरटी में जो है पार्ट क्वेश्चंस हैं जो इसमें पहली एक्सरसाइज में, वो ज़रूर आप देखें और उनको सॉल्व करें। ठीक है।